सभी को नमस्कार। हम सेरीकल्चर पढ़ रहे थे और उसमें हमने सेरीकल्चर कहाँ से आया, सबसे पहले सिल्क वर्म से सिल्क किसने ऑब्टेन किया, चाइना में ये किस तरह सबसे पहले अस्तित्व में आया, फिर वहाँ से किस तरह इधर उधर और बाकी सब जगह इंडिया में या विश्व के और सब हिस्सों में आया, इस बारे में हमने बात की थी। और फिर उसके बाद हमने 5 तरह के सिल्क वर्म्स की टाइप्स देखी थी, और मलबरी सिल्क वर्म, टसर सिल्क वर्म, ओट टसर सिल्क वर्म, एरी सिल्क वर्म, मूंगा सिल्क वर्म, इन सब के बारे में हमने हमारी कल वाली क्लास में इन सब को स्टडी किया था। इससे आगे हम अब बात करें तो सेरीकल्चर का जो स्टेजेस है प्रोडक्शन का कि सेरीकल्चर में किस तरह से सिल्क को बनाया जाता है, वो आज हम इसमें आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। सिल्क मोथ सबसे पहले अंडे देता है। अगर हम इसका लाइफ साइकिल देखें तो सिल्क मोथ सबसे पहले अंडे देता है। अंडे हैचिंग होती है अंडों में से और लार्वे निकलते हैं जो कि मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं। जब सिल्क वर्म लगभग 25 दिन पुराना हो जाता है तो और 10,000 टाइम हैवियर हो जाता है, जबकि हैचिंग से के समय से अब तक वो 10,000 गुना जो है हैवी हो जाता है। दे आर नो रेडी टू स्पिन अ सिल्क कोकून, तो अब उन पर सिल्क कोकून के लिए वो रेडी हो जाते हैं। सिल्क जो है इनकी 2 ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो कि सिल्क वर्म के हेड में पाई जाती है। यहाँ से लिक्विड निकलता है, ओपनिंग्स होती है, स्पिनेटर्स नामक ओपनिंग होती है जहाँ से ये लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है, और बाहर ये जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये सॉलिडिफाई होने लगता है, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है और इसके चारों तरफ ये इसको बंधने लगता है, इसके चारों तरफ ये धागा जो है इसको कवर करने लगता है। सिल्क वर्म की जो स्पिन है ये लगभग 1 माइल का फिलामेंट बनती है और कम्प्लीटली एनक्लोज कर लेती है एक कोकून में। लगभग 2 या 3 दिन में, 2-3 दिन में एक कोकून में जो लार्वी है इसका वो बंद हो जाता है। Due to quality resistance, the amount of usable silk in each cocoon is small. 5500 सिल्क वर्म जो है वो 1 किलो सिल्क के प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं। मतलब बहुत सारे सिल्क वर्म्स का उपयोग 1 किलो सिल्क बनाने में किया जाता है। अनडैमेज्ड कोकून से, बिना तोड़े कोकून को सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है बाय ब्रशिंग द कोकून्स टू फाइंड द आउटसाइड एंड ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट का बाहरी सिरा कौन सा है उसको ढूंढने के लिए ब्रशिंग की जाती है, वहाँ से ढूंढा जाता है और उसके बाद सिल्क फिलामेंट को वाउंड किया जाता है ऑन अ रील। एक रील पर, एक गिट्टी पर उसको जो है लपेट लिया जाता है। जैसा अभी हमने बात की, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अ फीमेल मोथ लेज मैनी टाइनी एग्स, दीज टीनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेज आउट ऑफ इट्स एग, फिर कैटरपिलर ईट्स द मलबरी लीव्स एंड ग्रो बिगर एंड बिगर, इट गोज थ्रू 4 मोल्ड्स। इस तरह से 4 बार इसमें निर्मोचन की प्रक्रिया होती है। देन कैटरपिलर स्पाइन अ कोकून ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ ये सिल्क थ्रेड का कोकून बनाता है। देन इनसाइड द कोकून कैटरपिलर चेंजेस इनटू प्यूपा, प्यूपा में चेंज हो जाता है और इसको पीपल अनवाइंड द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून्स टू वीव इनटू द सिल्क क्लोथ, बनाने के लिए इसकी अनवीव कर लेते हैं इसको। और प्यूपा जो है जो चेंज होता है इनटू अ मोथ, द मोथ कम्स आउट ऑफ द कोकून। इस तरह कोकून को तोड़कर एडल्ट मोथ जो है वो वापस आते हैं, बाहर आते हैं। ये एडल्ट मोथ मीटिंग करते हैं, देन अगेन द फीमेल मोथ गिव्स द एग। इस तरह से इनका जो है वो लाइफ साइकिल सिल्क वर्म का चलता रहता है। सिल्क क्या है? सिल्क को जैसा मैंने पहले कहा टेक्सटाइल की क्वीन कहा गया है, रानी कहा गया है। इसमें लग्जरी है, एलिगेंस है, क्लास है, कंफर्ट है। ये हमेशा से शिमरिंग फाइबर है जो कि पसंद किया जाता है। इसका कोई पैरेलल कोई फाइबर अभी तक भी नहीं है, इसके पैरेलल किसी भी फाइबर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। और बेसिकली साड़ीज़ में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। सिल्क इज़ वॉर्न बाय पीपल एज अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी इंडिया में वाइल अटेंडिंग द फंक्शंस एंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। साउथ में इसका काफ़ी पहनावा है लेकिन ऑल ओवर द इंडिया भी इसका काफ़ी उपयोग है और इसको जो है रॉयल्टी का परिचय माना गया है। स्पेशली फंक्शंस में और फेस्टिवल्स में सिल्क को यूज़ किया जाता है, सिल्क को पहना जाता है। लगभग इस तरह से ये दिखाई देता है, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क और एरी सिल्क। जैसा यहाँ आपको डायग्राम में चारों अलग अलग तरह के सिल्क्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं।
हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सिल्क? हम सिल्क को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? समटाइम्स आर्टिफिशियल सिल्क भी बनता है और उसको सोल्ड आउट कर दिया जाता है इन द नेम ऑफ नेचुरल सिल्क, प्राकृतिक सिल्क के रूप में उसको बेच दिया जाता है। लेकिन फिर भी इसको एक सिंपल बर्न टेस्ट के द्वारा इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर आप इसको जलाएंगे थोड़ा सा भी धागा तो इसमें से एक स्मेल आएगी। अगर ऐसी स्मेल नहीं आ रही है तो ये नेचुरल सिल्क नहीं है। आर्टिफिशियल सिल्क में से वो स्मेल नहीं आती है, नेचुरल सिल्क में से ही वो स्मेल जो है वो आती है। तो इसके आधार पर सिल्क को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। अब सेरीकल्चर इंडस्ट्री में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ हेल्थ हजार्ड्स भी हैं जो कि उनको फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे हैंडलिंग ऑफ डेड वर्म्स विद बेयर हैंड्स कंट्रीब्यूट टू इन्फेक्शन एंड इलनेस। जो डेड वर्म्स हैं उनकी हैंडलिंग अगर आप नंगे हाथों से करते हैं, किसी प्रकार के ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हैं, तो कई तरह के इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग में हो जाते हैं, वहाँ काम करने वाले लोगों में हो जाते हैं, उन बीमारी का कारण बनते हैं। इसी तरह से लगभग 12 से 16 घंटे एक दिन में खड़ा रहना पड़ता है इस काम के लिए। तो इससे बैक एक की, स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम और विजन से संबंधित प्रॉब्लम, क्योंकि लगातार देखने वाला काम है, तो इस तरह की परेशानियां वहाँ काम करने वाले लोगों में आ जाती है। इसे ही कंटिन्यूस क्योंकि एक्सपोज हो रहा है नॉइस से, जो स्पिनिंग और जो वाइंडिंग की मशीन्स हैं और जो लूम्स हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा आवाज़ है, उस आवाज़ के कांटेक्ट में वो लोग आ रहे हैं। तो जब भी फैब्रिक बनता है तो हियरिंग प्रॉब्लम का भी कारण बनता है। वहाँ काम करने वाले लोगों में सुनने की समस्या भी कई बार आ जाती है। सेरीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री की तरह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, पॉवर्टी को दूर करने में काम आ रही है और छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में इसको चलाया जा रहा है। ये मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है रूरल सेक्टर में। जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे ये बहुत अच्छा प्रॉफिट उनको दे रही है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो है वो लो कॉस्ट पे अवेलेबल है, रेगुलर और क्विक रिटर्न्स मिल जाती है, लार्ज डिमांड है, बहुत ही पॉपुलर है हैंड वूवन सिल्क इन द वेस्ट। इसी तरह से लार्ज स्केल पे इसके प्रोडक्शन यूनिट्स भी बनाई जा रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी इसका अच्छा स्कोप है और इसकी साड़ियाँ और कपड़े बनाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी बोला दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। इंडिया में इसकी सबसे ज़्यादा खपत है सिल्क की पूरी दुनिया में। अब कुछ हमारी सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, सेरीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कुछ काम किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल सिल्क बोर्ड बना रखा है, एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि सेरीकल्चर और सिल्क इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इसके द्वारा कई तरह की एक्टिविटीज़, कई तरह की यूनिट्स, कई तरह के एम्प्लॉयज़ डिफरेंट पार्ट पे लगाए गए हैं कंट्री में और उनसे इनको रोज़गार मिल रहा है। वहाँ ये आर्थिक स्तर पर इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। लगभग पर $60 मिलियन पर एनम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेरीकल्चर और सिल्क इंडस्ट्री में CSB स्पेंड कर रही है। लगभग $60 मिलियन US डॉलर जो है वो CSB इसमें सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है वो लगा रहा है। प्रोविजनल गवर्नमेंट के भी काम हैं, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इन्होंने अपने सेपरेट डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं सेरीकल्चर और सिल्क इंडस्ट्री से डील करने के लिए। मेजर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ए फील्ड का डेवलपमेंट करती है, वो प्रोग्राम्स करती है, एक्सटेंशन, मार्केटिंग, सीड प्रोडक्शन और इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट्स स्टेक होल्डर्स में उनमें इन्वेस्टमेंट में प्रमोट करती है। और इनके द्वारा जो है ये भी लगभग $50 मिलियन पर एनम डॉलर का बस जो है गवर्नमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए खर्च कर रही है। प्राइवेट सेक्टर जो है जैसे NGOs हैं, दे आर ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इस तरह से सीड प्रोडक्शन में और पोस्ट यार्न और एक्सपोर्ट सेक्टर्स में किया जा रहा है, उनके द्वारा भी इसमें काफ़ी हेल्प इस इंडस्ट्री में मिल रही है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में बनाए गए हैं, जैसे सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर में कर्नाटका में है। इसी प्रकार का सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल में भी है, रांची झारखंड में भी है और बेंगलुरु कर्नाटका में भी है। और जैसा CSB की तो हमने बात की, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके लिए काफ़ी काम कर रही है। हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट सिल्क सेंटर्स हैं इंडिया में, आंध्र प्रदेश में है, आसाम में, बिहार में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और अब कुछ मात्रा में अरंडी वाला जो सिल्क है वो राजस्थान में भी काफ़ी प्रोडक्शन उसका किया जा रहा है। कोटा और उधर का जो एरिया है भीलवाड़ा झालावाड़ वाला, वहाँ पर इस प्रकार का प्रोडक्शन किया जा रहा है।
एक और चीज़ यहाँ सामने आ रही थी, बीच में हमने बात की थी कि ट्रेडिंग होती थी सिल्क रोड के द्वारा। तो सिल्क रोड क्या है? ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेड रूट बिटवीन ईस्टर्न चाइना एंड मेडिटेरियन सी बनाया गया था। उस समय सिल्क जो है मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी था, जो कि इसके द्वारा, इस रोड के द्वारा ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह किया जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा सिल्क रूट या सिल्क रोड। चाइना फर्स्ट था जिसने सेरिकल्चर को स्टार्ट किया, जैसे हमने बात की, और सिल्क वर्म का कल्टीवेशन किया और इसको धीरे धीरे सब जगह स्प्रेड किया। आज चाइना और इंडिया दो मेन प्रोड्यूसर्स हैं, टुगेदर मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ईच ईयर। दुनिया के पूरे प्रोडक्शन का 60% जो है वो केवल इन दोनों के द्वारा ही, चाइना और इंडिया के द्वारा ही किया जा रहा है। कंक्लूजन क्या है? दैट द इंडिया इज़ अ यूनिक कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर ऑल द 4 वैराइटीज़ ऑफ सिल्क, मलबरी, मूंगा, टसर एंड एरी, चारों वैराइटीज़ जो है प्रोड्यूस की जा रही है। लो इन्वेस्टमेंट के ऑक्यूपेशन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है सेरिकल्चर। इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है और इनकम जनरेट हो रही है। इसी तरह से फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन इन सेरिकल्चर इंडस्ट्री विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री टू अ ग्रेटर हाइट। औरतों को इससे काफ़ी रोज़गार मिल रहा है और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उसके लिए फेवरेबल है, तो ये एक तरह से सिल्क इंडस्ट्री जो है वो ग्रेटर हाइट पे, डेवलपमेंट की ग्रेटर हाइट पे जा रही है। थैंक यू। तो हमने इन दोनों क्लासेस में सेरिकल्चर के बारे में पढ़ा और अगली क्लास में हम किसी और इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी को पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।